स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि भूमिगत जो जल है उसके कार्य है। जिस प्रकार से हवा, नदी, ग्लेशियर अपना काम करते हैं इरोजन और डिपोजिशन का, उसी तरीके से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी डिपोजिशन एज वेल एज इरोजन का वर्क करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर के कौन कौन से कार्य हैं, किस प्रकार से अपने कार्य को करता है। इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले द पार्ट 1 द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इसके अंदर देखें कि अंडरग्राउंड वाटर क्या है, व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर, व्हाट इज कास्ट टोपोग्राफी, द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको वो वर्क कैसे करता है, एंड लैंड फॉर्म्स मेड बाय द अंडरग्राउंड वाटर, और किस प्रकार से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अपने लिए या किस प्रकार से लैंड फॉर्म्स को यानी कि जो स्थल रूप है उनको क्रिएट करता है। व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर, तो सबसे पहला ये है कि अंडरग्राउंड वाटर क्या है, यानी कि जिसको हम भूमिगत जल बोलते हैं। When the surface water percolate under the earth surface through the permeable rocks, permeable rocks वो rocks होती है जो वाटर को अलाउ करती है अपने में से पास होकर जाने में, जिसमें ज्वाइंट्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, या जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी जगह होती है, उन जगह में से पानी को जो है नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से द cracks and joints and reaches the impermeable rocks is called underground water। तो जो पानी है वो impermeable जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक हमारी रोक्स है, ठीक है, ये वाली जो रोक्स है इसके ऊपर जब पानी गिरेंगे, ऐसे ऐसे पानी गिरेगा तो ये क्या करते हैं, इससे होता हुआ यहाँ पर आ जाता है, इधर में ये वाला जो जगह है इसके अंदर पानी फिल हो जाता है, क्योंकि ये नीचे वाली जो रोक्स होती है वो इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल का मतलब ये वाटर को अलाउ नहीं करती है और नीचे जाने के लिए, तो इसलिए ज़्यादातर जो पानी है यहीं पर जो है रुक जाता है। एक्वाफर बोलते हैं इसको, जहाँ पर पानी स्टोर होता है। ऊपर वाली जो चट्टान होती है परमिएबल होती है, उसमें ज्वाइंट्स क्रैक्स होते हैं जिससे पानी जो है रिस कर नीचे आ जाता है। तो यानी कि ऊपर की जो ऐसी चट्टान जो पानी को अपने में से पास होकर नीचे जाने को अलाउ करता है, और नीचे जाने पर ऐसी चट्टान आ जाती है जिससे आगे पानी और नीचे नहीं जा पाता। इस प्रकार के वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी क्या है? Limestone region or dolomite region produced by the action of underground water through the process of solution and deposition is called the karst topography। यानी कि लाइमस्टोन चूने वाली जो जगह होती है, जिस एरिया के अंदर चूना ज़्यादा पाया जाता है या डोलोमाइट ज़्यादा पाई जाती है, तो हमें ये पता है कि चूना और डोलोमाइट होता है वो अंडरग्राउंड वाटर जब उसके अंदर से पास होता है तो वो क्या होती है, सोल्यूशन हो जाता है। सोल्यूशन का मतलब वो घुल जाते हैं। तो इस प्रकार से घुलने से यानी कि अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा जो चूने की चट्टान और डोलोमाइट्स है वो घुलने से जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं डिपोजिशन से या इरोजन से, उसी को हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। तो कास्ट टोपोग्राफी क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है, यानी कि अंडर जो हमारा भूमिगत जल के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा कि जो अपने घुलन शक्ति के द्वारा या घुलन प्रोसेस के द्वारा नए नए लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करता है। द टर्म कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कास्ट रीजन ऑफ द बाल्कन एरिया एडजॉइनिंग टू द एड्रियाटिक सी इन द यूरोप। यूरोप के अंदर जो एड्रियाटिक सी है वहाँ पर एक जो है बाल्कन एरिया है, उसके एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कास्ट जो टोपोग्राफी हमें देखने को मिलती है, और वहीं से इसका नाम जो है लिया गया है कास्ट रीजन। वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अब हम इसमें बात करेंगे कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो किस प्रकार से वर्क करता है। मुख्य रूप से अंडरग्राउंड जो वाटर है वो दो प्रकार से वर्क करता है। एक तो करता है इरोजन, यानी कि अपर्दन का कार्य है। अपर्दन जो करता है वो जो सॉल्यूशन प्रोसेस के द्वारा करता है, घुलन उसकी जो क्रिया है घुलनशील क्रिया के द्वारा वो करता है। उसके बाद में आता है हमारा डिपोजिशन वर्क। डिपोजिशन यानी कि जब वो घुलनशील क्रिया के द्वारा जितना भी जो मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं पर वो उसको जमा कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इरोजन के द्वारा कौन कौन से लैंड फीचर्स बनते हैं। इसमें बनता है लेपिस, सिंक होल, स्वेलो होल, डोलाइन, युवाला, पोनोर, केव्स, नेचुरल ब्रिज एंड पोलजे।
और ये तो इसके इरोजन प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। बाकी जो है इसके अंदर डिपोजिशन वर्क की बात करें तो इसमें स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एंड पिलर्स यानी कि जिसको स्तंभ बोलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन लैंड फीचर्स को जो कि अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेपीज की कि लेपीज क्या है। ये देखिए लेपीज। अब लेपीज एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक कोई सरफेस है और इसके ऊपर जो लाइमस्टोन चूने की चट्टान है, तो चूने की चट्टान के ऊपर जब पानी गिरता है तो इस प्रकार से जो है इरेगुलर शेप में वो क्रिएट हो जाती है। यानी कि उसके घुलनशील प्रोसेस के द्वारा ये वाला जो एरिया है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, कुछ पार्ट ऊपर रह जाता है। तो एक क्या है, मतलब एक ऊबड़ खाबड़ जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, इस प्रकार का जो है एक लैंड फॉर्म्स क्रिएट होता है या सरफेस क्रिएट होता है, जिससे आसपास की चट्टानें तो है वो घुलकर नीचे चली जाती है और उन रंध्रों तथा संधियों को चौड़ा कर देती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो जितने क्रैक्स हैं इनको वो धीरे धीरे वाइड कर देती है, ठीक है, और कुछ चट्टानें जो है घुलकर नीचे चली जाती है। इस प्रकार सीधी दीवारों वाले यानी कि ये जो बिल्कुल स्ट्रेट जो दीवार जिसको हम बोल सकते हैं कि सीधी दीवारों वाली एक गहरे खड्डे बन जाते हैं, जिन्हें फ्रांसीसी भाषा में लेपीज कहते हैं। लेपीज जो है एक फ्रांसीसी वर्ड है। तो यहाँ देख सकते हैं कि लेपिस द एक्सट्रीमली इरेगुलर लाइमस्टोन सरफेस इनक्रोज बाय द पिट एंड ट्रेंचेज इज नॉन एज द लेपिस। तो ये है वो चूने की चट्टानें जहाँ से कुछ जो चूना है वो घुलकर नीचे चला गया और ऊपर का जो सरफेस है वो असमान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेपिस बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम भी है, जैसे कि जर्मनी में इसको कैरन बोलते हैं, अंग्रेजी में क्लिंट बोलते हैं और हिंदी में अवकूट बोलते हैं। तो ये कुछ और नाम है जिस जो लेपिस के नाम से भी यानी कि लेपिस को अन्य भाषा के अंदर या अदर लैंग्वेज की बात करें तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश के अंदर क्लाइंट, कैरन, इसको जर्मनी में और हिंदी में अवकूट के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है सिंक होल। सिंक होल जिसको हम घोल रंध्र के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअली में क्या होते हैं कि द सिंक होल्स आर फनल शेप डिप्रेशन हैविंग एन एवरेज डेप्थ ऑफ 3 to 9 मीटर। ये एक जो कीप आकार के या फनल शेप के कुछ ऐसे होल्स होते हैं जो 3 से लेकर 9 मीटर तक गहरे हो सकते हैं। जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल के अंदर चूने के प्रदेश में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो अपनी घुलनशील प्रोसेस के द्वारा यानी शक्ति के द्वारा धरातल पर छोटे छोटे और असंख्या यानी कि न्यूमेरियस इसमें सिंक होल्स क्रिएट करता है, छोटे छोटे छिद्रों का या होल्स का निर्माण करता है, जिन्हें कि हम सिंक होल के नाम से जानते हैं। These holes are developed by the enlargement of the cracks found in such rocks as a result of continuous solvation action of the rainwater। रेनवाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप हो जाती है, जब वो लाइमस्टोन के ऊपर गिरता है, चूने पर गिरता है, तो फिर क्या होता है, वो छोटे छोटे असंख्य और बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे होल्स है जो क्रिएट हुए हैं, इन्हीं को हम क्या है सिंक होल्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे होल्स है इसमें। द सरफेस स्ट्रीम विच सिंक डिसअपीयर अंडरग्राउंड थ्रू द स्वेलो होल्स। उसके बाद में फिर जब ये छोटे छोटे सिंक होल्स जब आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि इधर छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, जब ये ज्वाइंट होकर ये एक बहुत बड़ा होल बन जाता है, इसको स्वेलो होल के नाम से जानते हैं। यानी कि घोल रंध्र से फिर वो बनता है एक विलियन रंध्र। कास्ट विंडो। ये कास्ट विंडो यानी कि जिसको हम कास्ट खिड़की के नाम से भी जानते हैं। When a number of adjoining sink holes collapse, जब बहुत सारे छोटे छोटे जो इस प्रकार से सिंक होल जब कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि गिर जाते हैं, उनकी छतें गिर जाती है या आपस में ज्वाइंट होकर गिर जाते हैं, दे फॉर्म एन ओपन ब्रॉड आर कॉल्ड ए विंडो। ठीक है, कास्ट विंडो यानी कि बहुत बड़ा और ओपन एरिया को वो मतलब बनाते हैं, उसी को हम क्या है कास्ट विंडो के नाम से जानते हैं। स्वेलो होल। स्वेलो होल जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि छोटे छोटे सिंक होल्स मिलकर बड़े एक होल का निर्माण करते हैं, जिसको हम स्वेलो होल के नाम से जानते हैं। स्मॉल साइज राउंड डिप्रेशन फॉर्म्ड ऑन द सरफेस आर कॉल्ड द स्वेलो होल्स। दीज आर सिलिंड्रिकल इन शेप लेइंग अंडरनीथ द सिंक होल एट द सम डेप्थ। यानी कि जो सिंक होल्स होते हैं उनके नीचे हमें ये देखने को मिलते हैं, जब सिंक होल ऊपर से गिर जाते हैं तो एक गड्ढा तैयार हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्वेलो होल, जिसको हिंदी में विलियन रंध्र के नाम से जानते हैं। इन लाइमस्टोन रीजन द सरफेस स्ट्रीम often enter the sinkhole and then disappear underground through swallow holes।
क्या होता है कि जब ये छोटे छोटे होल्स होते हैं चूने की चट्टानों के अंदर, तो जब नदियाँ इनके ऊपर चलती है तो इन सिंक होल से वो क्या है, निकल कर या उसके ऊपर से चलती हुई उसमें वहां पर वो अंडरग्राउंड हो जाती है। ठीक है, तो उसको अंडरग्राउंड हो जाती है नदी जब, क्योंकि पानी जिसका नीचे चला जाता है। और जब वो बड़े होल यानी कि जो विलियन अंदर है वहां पर भी वो क्या है, पानी नीचे चलता हुआ दिखाई देता है। अब मान लीजिए यहाँ पर सिंक होल्स के द्वारा पानी नीचे आ गया, इधर में फिर ये डेप्थ, इधर में कोई बहुत बड़ा जो स्वेलो होल्स है, तो ऊपर से जब इसको हम देखते हैं तो ये ब्लाइंड वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब अंधी घाटी जिसको हम बोलते हैं, ऐसी घाटी तो अंधी घाटी, क्योंकि ये सूखी हुई ड्राई होती है, ऊपर से देखने पर ये ड्राई होती है, पानी इसके नीचे से कनेक्ट हो मतलब दूर तक जा रहा है। सो इट इज so it is because these holes are connected to the underground caverns on other side, यानी कि दूसरी साइड में, यानी कि कोई जो केव्स है या जो कंदराएं हैं उनसे वो मिली हुई होती है, यानी कि जो पानी है वो दूसरी साइड में उन कंदराओं के साथ में मिक्सअप हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वेलो होल्स और डोलाइंस के इसमें अलग अलग जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं। इस पिक्चर्स के द्वारा आप देख सकते हैं। इसमें देखिए कि ये छोटे छोटे होल है, इनको बोलते हैं सिंक होल्स। सिंक होल से फिर बनता है मतलब स्वेलो होल्स, कोलैप्स सिंक होल, ये जब बड़ा हो जाता है तो ये इसको स्वेलो होल बनते हैं। अब स्वेलो होल्स के बाद में फिर आता है हमारा डोलाइंस। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है डोलाइंस। यहाँ देख सकते हैं आप अभी डोलाइंस क्या होता है कि जब स्वेलो होल्स, अब ये यहाँ पर एक स्वेलो होल्स दिया गया है। ठीक है, पानी इसके द्वारा अंदर नीचे जा रहा है, बहुत बड़ा गड्ढा जिसको हम बोलते हैं। डोलाइंस क्या है, डोलाइंस को डोलाइंस ही बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी में। कोलैप्स स्वेलो होल्स आर टर्म्ड एज डोलाइन, यानी कि जब डोलाइन यानी कि जो स्वेलो होल्स है वो जब नीचे गिर जाते हैं, या दो या तीन स्वेलो होल आपस में जब ज्वाइंट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डोलाइंस। ये देखिए कोलैप्स डोलाइंस, ये यहाँ पर सॉल्यूशन डोलाइंस है। तो ये यहाँ पर पिक्चर के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे जो स्वेलो होल्स है या जो स्वेलो होल्स मिलकर एक बहुत बड़े डोलाइंस का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जब स्वेलो होल्स गिर जाते हैं तो ये बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण होता है, जिसी को हम डोलाइंस के नाम से जानते हैं। ये लगभग जो 8 से लेकर 12 मीटर चौड़े और 4 से लेकर 20 मीटर तक गहरे हो सकते हैं वे। इस प्रकार के जो डोलाइंस है वो हमें यूरोप के पेरेनीज जो एरियाज हैं, पिरेनीज जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आता है युवाला, इसको सैकुंड के नाम से भी जानते हैं, युवाला और सैकुंड। युवाला, व्हेन द सिंक होल एंड डोलाइन ज्वाइन टुगेदर, यानी कि छोटे छोटे होल सिंक होल, ठीक है, और एक जो है डोलाइन जब आपस में मिल जाते हैं तो इस बड़े जो पार्ट को हम बोलते हैं युवाला। When the sinkhole and dolines join together due to the roof collapse of the caves, the long and narrow two wide trenches are formed which are known as युवाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस एरिया के अंदर ये जो है युवाला है। ठीक है, इसको हम युवाला के नाम से जानते हैं। इसको अलग कलर से आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है एरिया, ये युवाला के नाम से है। ये वाला, ये यहाँ पर युवाला है। ठीक है, ये इधर में डोलाइंस है जो इससे थोड़ा छोटा होता है। इसके बाद में ये स्वेलो होल है जो इससे थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पर छोटा सा एक और दिखाई दे रहा है जो जिसको हम सिंक होल बोलते हैं, यानी कि सिंक होल। और उसके बाद में ये हमारा स्वेलो होल, डोलाइंस एंड देन युवाला। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं डोलाइंस है ये। जब दो तीन डोलाइंस या कुछ सिंक होल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो युवालास का निर्माण करते हैं, जो आकार में हमारे डोलाइन से काफ़ी बड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर है पोनोर। पोनोर एक्चुअली में क्या होते हैं कि जब युवालाज में काफ़ी जो मात्रा में वाटर अवेलेबल होता है या स्टोर हो जाता है तो उसका अपर्दन बड़ी तेज़ी से होता है। तब क्या होता है कि अनेक सहकुंड यानी कि जो युवालाज हैं मिलकर सुरंग जैसी एक आकृति का निर्माण करते हैं, जिसको हम पोनोर बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है एक स्ट्रीम है, इधर में ये पोनोर्स है। ठीक है, यहाँ से फिर जो वाटर है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो वाटर है जो धरातल से उसका कनेक्शन होता है, यानी कि जो सरफेस होता है, सरफेस से अंडरग्राउंड वाटर तक का जो पोनोर का कनेक्शन होता है, जिसके अंदर मतलब वाटर भर जाता है। तो ए पोनोर इज ए नेचुरल ओपनिंग वेयर द सरफेस वाटर एंटर इनटू द अंडरग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड पैसेज। ऊपर से मतलब एक ऐसा ऊपर का खुला हुआ पार्ट होता है जिसमें नेचुरल ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं कि जिसके अंदर से जल होता हुआ
अंडरग्राउंड वाटर के साथ में मिक्सअप हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं पोनोर्स। उसके बाद में केव्स एंड कैवर्न्स है। यहाँ पर देखिए, जो केव्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द एरिया ऑफ अल्टरनेटिंग शेल्स, सैंडस्टोन एंड क्वार्टजाइट बेडरॉक्स विद लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स। तो जितनी भी जो केव्स है, गुफाएं या जिसको कंदराएं जिसको हम बोलते हैं, वो सारी की सारी उन एरिया के अंदर क्रिएट होती है जहाँ पर सैंडस्टोन, क्वार्टाइज, लाइमस्टोन या डोलोमाइट जो है पाई जाते हैं। इससे क्या होता है कि जिन प्रदेशों में ऊपर का जो स्थल है, ठीक है, भूस्थल पर कठोर शैलें, मान लीजिए ये जैसे ये नीचे दिखाई गई है, सपोज ये हमारा सरफेस, ठीक है, ये तो काफी हार्ड है, ठीक है, और इसके नीचे का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये यदि सॉफ्ट है, ये वाला जो सॉफ्ट एरिया है, तब क्या होता है कि ऊपर से एक बार यदि जल नीचे आ जाता है कुछ क्रैक्स के द्वारा, तो नीचे की जो सॉफ्ट रॉक्स है उसको वो सोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भूस्थल पर जो कठोर शैलें हैं और नीचे चूना युक्त शैलें होती हैं, तो वहां पर भूमिगत जल जो है नीचे की शैलों को घोलकर अपरदित कर देता है, यानी कि इरोजन कर देता है। अब यहाँ पर ये जो लाइमस्टोन है, ठीक है, ऊपर में सैंडस्टोन है, क्वार्टजाइट है, ये जल्दी से इरोजन नहीं होगी और ये सॉल्यूशन प्रोसेस के द्वारा इसमें इरोडेड हो जाती है। यहाँ इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नीचे की जो रॉक्स है वो घुलनशील होकर जो है एक बड़ा होल सा क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रकार से ऊपर की कठोर सेल छत की भांति उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और इस प्रकार से गुफा का निर्माण होता है। अभी गुफा जिसमें पहले लोग रहते थे, एक साइड से बंद होती है, जब गुफा दोनों साइड से मतलब ओपन होती है, तो उसको हम कैवर्न्स यानी कि कंदराएं बोलते हैं। द केव्स हैव ओपनिंग एट बोथ द एंड आर कॉल्ड द टनल, ठीक है, टनल या गुफा। द लार्जर अंडरग्राउंड केव इज नोन एज कैवर्न्स। जो अंडरग्राउंड यानी कि जो बहुत बड़ी केव्स होती है, गुफा होती है, उसको हम कैवर्न्स यानी कंदराएं बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंदराएं। इस प्रकार की कुछ कंदराएं हैं वो हमें यूएसए के अंदर केंटुकी जो राज्य है वहाँ पर देखने को मिलता है, जो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में, मतलब जो एक अंडरग्राउंड मार्ग भी वहाँ पर बना हुआ है और 30 मीटर से अधिक वो ऊंची है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो कंदराएं हैं या जो केव्स है, वो खुदाई के दौरान या एंशिएंट टाइम में लाइमस्टोन की या जो चूने की जो चट्टान है उनके द्वारा बनी हुई है। इसके बाद में आता है नेचुरल ब्रिज, यानी कि प्राकृतिक पुल जिसको हम बोलते हैं। नेचुरल ब्रिज, जब भूमिगत कंदराएं, या मान लीजिए ये है, ये वाला जो एरिया है, यानी कि जो अंडरग्राउंड जो वाटर हमारी होती है या अंडरग्राउंड जो केव्स होती है, भूमिगत कंदराओं की छत का कुछ भाग नीचे टूटकर गिर जाता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, इसका कुछ जो पार्ट है वो नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, केव्स का, और ऊपर से जो कुछ भाग ऊपर अपनी स्थिति में एज इट इज रहता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये तो टूटकर यहाँ से नीचे गिर गया था, लेकिन वो ऊपर वाला पार्ट है एज इट इज रहता है। ये देखिए यहाँ एज इट इज ये पार्ट इसमें पड़ा है। तो यह एक मतलब पुल के समान दिखाई देता है, ये ब्रिज के समान दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमें इस यातायात के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचर के द्वारा बनाए गए इसलिए नेचुरल ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो a natural arc, bridge or tunnel is a void beneath still standing bedrock usually formed due to the collapse of some part of the caves and other remain same। यानी कि नीचे का जो पार्ट है वो कुछ नीचे टूटकर गिर जाता है, ऊपर का पार्ट एज इट इज रहता है। इस एरिया को हम एज ट्रांसपोर्ट के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ ब्रिज मेड बाय द नेचर इज नॉन एज द नेचुरल ब्रिज। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है पोलजे। पोलजे जिसको हम राजकुंड के नाम से जानते हैं, अभी राजकुंड, पोलजे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो पोलजे का है, ठीक है। अब यहाँ पोलजे है क्या, ए लार्ज क्लोज डिप्रेशन, यानी कि बहुत बड़ा, क्लोज यानी कि बंद भी है, डिप्रेशन है एक गड्ढा या होल टाइप का, विद एन एल्यूअल फ्लैट फ्लोर बाउंडेड बाय द स्टीप साइड। इसका बीच वाला जो भाग होता है वो फ्लैट होता है, एल्यूअल उसमें सॉइल पाई जाती है, चारों ओर इसके अंदर बड़ी बड़ी दीवारें पाई जाती है, ठीक है। फ्लोर्स आर फ्लैट फिल्ड विद एल्यूवियम एंड मेक्स ए शार्प बाउंड्रीज विद द सराउंडिंग लाइमस्टोन। तो आप यूं कह सकते हैं कि राजकुंड जो होता है, जब कंदरा की छत यानी कि केव्स की छत जब गिर जाती है तो वो पूर्ण रूप से टूट जाती है, कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है, और कोलैप्स होने से एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण होता है, डिप्रेशन का ओरिजिन होता है, और इसी को हम राजकुंड के नाम से जानते हैं। इसी में साथ साथ में है पोलजे के साथ में हम्स, हम्स को बोलते हैं चूर्ण, ठीक है, हम्स।
इसको हम बोलते हैं चूर्णकूट, यानी कि जब वो कंदरा की जो छत नीचे गिरती है उसका जो मलबा होता है, जो छोटे छोटे टिल्लों के रूप में, ढेर के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं, यानी कि जो कलेक्टेड जो मटेरियल्स है कि उसका, उसी को हम चूर्णकूट के नाम से जानते हैं। तो ये तो थे हमारे इसके अंदर मुख्य रूप से जो इरोजन के द्वारा बनने वाले लैंड फॉर्म्स, या लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय द अंडरग्राउंड वाटर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब हम बात करते हैं कि अंडरग्राउंड जो वाटर है, यानी कि भूमिगत जो जल है, वो अपनी घुलनशील प्रक्रिया के बाद जो मटेरियल जमा करता है, निक्षेपित करता है, डिपॉजिट करता है, उसके द्वारा कौन कौन से और नए फीचर्स क्रिएट होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के जो है फीचर्स क्रिएट होते हैं, जिसमें पहला है हमारा स्टेलेक्टाइट, इसको हिंदी और इंग्लिश में यही नाम बोलेंगे, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर्स। स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं? दीज आर द डिपॉजिट ऑफ लाइम, यानी कि ये चूना है जो जमा होता रहता है, निक्षेपित होता रहता है फ्रॉम द रूफ साइड इन द केव्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए रूफ्स है, ये हमारी केव है और ये हमारी छत है, तो छत से जब चूना नीचे टपकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पानी भी होता है, तो कुछ जो पार्ट है वो नीचे चला जाता है, यानी कि सरफेस के ऊपर, और कुछ पार्ट उसके ऊपर ही रहता है। तो जब तक वो चूना नीचे गिरता है, उसमें जो वाटर होता है धीरे धीरे इवोपरेटेड होकर वो इवोपरेशन प्रोसेस के द्वारा रिमूव हो जाता है, और चूना जो है एज इट इज रूप के साथ ही चिपका हुआ रहता है। तो एक मतलब पिलर टाइप का, या एक जो नीचे लटकता हुआ जो लाइन है, यानी कि चूना हमें ऐसे दिखाई देता है, इसी को हम क्या, स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। दूसरा हमारा स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट में क्या होता है कि जब ऊपर वाला जो ये जो चूना है जब नीचे गिरता है यहाँ पर, तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है इस प्रकार से। द डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन ऑन द सरफेस ऑफ द केव आर कॉल्ड स्टेलेग्माइट, यानी कि जो स्टेलेग्माइट होता है वो जो हमारी केव्स होती है उसके धरातल के ऊपर या सरफेस के ऊपर बनता है, और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर चूना और मिट्टी दोनों होती है। चूना जब चिपका हुआ रहता है और पानी जो रिमूव हो जाता है, चूना और मिट्टी साथ साथ में इसमें चिपके हुए होते हैं। इसके बाद में तीसरा हमारा इसमें आता है पिलर्स। व्हेन द स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट ज्वाइन टुगेदर। अब एक टाइम ऐसा आता है कि ऊपर से स्टेलेक्टाइट और नीचे स्टेलेग्माइट दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पिलर्स, यानी कि स्तंभ बोलते हैं, कंदरा स्तंभ जिसको हम बोलते हैं। When the stalactite and stalagmite join together makes the pillar, these pillar give support to the roof of the caves। और ये आने वाले समय में जो हमारी जो कंदरा होती है उसको, उसकी रूफ को सपोर्ट भी करते हैं। अब यहाँ इस पिक्चर के द्वारा आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एंड पिलर्स, ये ऊपर से जो छत से नीचे की तरफ जो लटक रहे हैं इसको तो हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। अब ये चूना कुछ छत से नीचे भी गिरा है और नीचे से फिर क्या ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट जब मिल जाते हैं आपस में तो ये बनता है पिलर्स। ये देखिए यहाँ मिले हुए आपस में, आने वाले टाइम में ये भी नीचे इधर में मिल जाएगा, ये भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो घुलनशील प्रोसेस यानी कि डिपोजिशन के द्वारा जो अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा जो फीचर्स बनते हैं वो 3 प्रकार के लैंड फॉर्म्स है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एंड पिलर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।